मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हालिया लंदन और जर्मनी दौरा प्रदेश के विकास को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ नए अवसर तराशने की दृष्टि से ऐतिहासिक रहा। इन दौरों ने न केवल मध्य प्रदेश को निवेश और साझेदारी में एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित किया, बल्कि राज्य की संस्कृति, पर्यटन और उद्योगों की वैश्विक पहचान को भी सुदृढ़ किया है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में डॉक्टर मोहन यादव ने प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के निवेश हितैषी नीतियों को रेखांकित करते हुए मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आमंत्रित किया। जब मैं मध्य प्रदेश की क्षमताओं की बात करता हूं तो आंकड़े खुद बोलते हैं। मध्य प्रदेश आज भारत की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में 3 गुना हुई है। हमारी विकास दर दोहरे अंक में है, लेकिन यह तो शुरुआत है। पिछले एक दशक में हमारी अर्थव्यवस्था 3 गुना हुई है। हम एक पावर सरप्लस स्टेट हैं। सिर्फ यही नहीं, प्रदेश में उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी भी अलग से आरक्षित किया है। मध्य प्रदेश में आपकी फैक्ट्री को कभी बिजली और पानी की कमी नहीं आएगी, इसकी गारंटी है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। हमारे पास उद्योगों की और उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि की खासकर इसमें कोई कमी नहीं है। ग्रीन एनर्जी में भी हम देश के अग्रणी राज्यों में से एक हैं, जहां हम अपनी इकाइयों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग करके उत्पाद बना सकते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का भी पालन कर सकते हैं। मित्रों, जब मैं प्रक्रिया को आसान करने की बात करता हूं तो केवल वादे नहीं करते, बल्कि क्रांतिकारी बदलाव भी आ रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लंदन और जर्मनी दौरे में उनके नेतृत्व और व्यक्तित्व के कई रंग देखने को मिले। इन दौरों ने न केवल उनकी कूटनीति दक्षता, बल्कि उनकी प्रशासनिक दृष्टि और संकल्प शक्ति को भी उजागर किया है। लंदन में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उन्होंने आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ निवेशकों को मध्य प्रदेश में अवसरों का भरोसा दिलाया। उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ उनकी गहन बातचीत ने उनकी आर्थिक रणनीति और निवेश आकर्षण की क्षमता को उजागर किया। उन्होंने भारतीय प्रवासियों से जुड़ाव के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को भी बढ़ावा दिया। जर्मनी में उन्होंने बवेरिया सरकार और जर्मन उद्योगपतियों के साथ वार्ताएं की, जहां उन्होंने नवीनीकरण ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं पर जोर दिया। जर्मनी की SFC एनर्जी जैसे अग्रणी कंपनियों के दौरे ने उनकी तकनीकी समझ और पर्यावरण पहल का प्रदर्शन किया। हमने इन संबंधों को निभाया भी है। यूरोप के सभी देशों से अगर तुलना की जाए तो जर्मनी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है। मेरा जर्मनी दौरा इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। आज मैं यहाँ एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आया हूँ। हम जर्मनी के साथ एक नई तरह की साझेदारी चाहते हैं। साझेदारी जो केवल व्यापार तक सीमित न हो। हम चाहते हैं कि जर्मनी की कंपनियां अपनी उन्नत तकनीकी के साथ मध्य प्रदेश में निवेश करें। मध्य प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक मानव संसाधनों एवं जर्मन की तकनीक का जिनमें संगम हो। मित्रों, मध्य प्रदेश आज एक संपूर्ण इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। यह एक विशाल मार्केट है जो कि निवेशकों के लिए स्वर्णिम अवसर भी है। डॉक्टर यादव ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को विश्व मंच पर प्रस्तुत करते हुए विदेशी प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन की अनूठी विशेषताओं से परिचित कराया। दोनों ही देशों में प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संवाद के दौरान उन्होंने अपनी वैश्विक सोच और मातृभूमि से जुड़ाव को सशक्त रूप से व्यक्त किया। इधर एक ओर जहां मध्य प्रदेश सरकार निवेश के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिना रही है एवं नई संभावनाओं का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष इन दावों को खोखला बता रहा है। निवेश के मामले में एक बार फिर सियासी लड़ाई कांग्रेस के बयान से छिड़ती दिख रही है। मुझे नहीं लगता कि मोहन यादव जी के दौरे से कोई बहुत बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आएगा। निवेश लाने के लिए कोई एक मीटिंग पर्याप्त नहीं होती है। किसी भी राज्य के बारे में एक परसेप्शन होती है कि वहाँ पर अगर हम फैक्ट्री लगाएंगे तो वहाँ कनेक्टिविटी क्या है,
संचार साधन क्या है, यातायात के साधन क्या है, बिजली कैसी है, पानी कैसा है, वातावरण कैसा है, पर्यावरण कैसा है, लोग कैसे हैं, तमाम चीज़ों के आधार पर पूरा अध्ययन करके बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले पूंजी निवेश करते हैं। तो उस दृष्टि से ये पर्यटन की दृष्टि से मुख्यमंत्री की यात्रा ठीक है, क्योंकि एक बड़े नेता को दूसरे देशों में जाकर किस तरह से उन देशों का विकास हुआ है ये देखना चाहिए। इससे विजन बड़ा होता है। तो ये मुख्यमंत्री जी को अपनी जीवन दृष्टि के संदर्भ में इसका लाभ मिलेगा और वो तुलना कर पाएंगे कि मध्य प्रदेश की तुलना में दूसरे देशों के प्रांत, राज्य और देश कैसे हैं। फिलहाल प्रदेश में चल रही इस सियासत से अलग प्रदेश के विकास की उड़ान प्रदेश से निकलकर अब विदेश तक दिखाई दे रही है। लंदन और जर्मनी में फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कार्यक्रम विकास की संभावनाओं से भरा रहा और उम्मीद में मध्य प्रदेश अब फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ साथ एग्रीकल्चर क्षेत्र में विकास के नए आयामों की ओर बढ़ चला है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उद्योग निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं के द्वार खुलते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने रिपोर्ट के जरिए बताया कि हमारा मध्य प्रदेश जो कि देश का दिल है अब ग्लोबल हो चला है, क्योंकि प्रयास कुछ ऐसे हो रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की उड़ान देश में नहीं विदेश तक पहुंच गई है और कोशिशें ऐसी हो रही है जिससे नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। और इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा का मकसद ही यही है कि हम सभी पक्षों को जान सकें। लगातार जो विकास के आयाम हमारा मध्य प्रदेश गढ़ रहा है उस दिशा में हम कितने आगे बढ़े हैं, इसका सभी ओर से नजरिया हमारे बीच आ सके। और इस बार हमने विषय इसीलिए चुना है ग्लोबल मध्य प्रदेश। तो ग्लोबल मध्य प्रदेश कैसे बन रहा है, किस तरीके की नीतियां हैं, किस तरीके की नीयत के साथ सरकार काम कर रही है, यही आज हमारी चर्चा का विषय। इस चर्चा को शुरू करेंगे उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए ब्रिज गोपाल लोया जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है अंबिका शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और लोकेश भारती जी राजनीतिक विश्लेषण लेकर हमारे बीच मौजूद रहेंगे, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि लंदन के बाद अब उड़ान जर्मनी की ओर है और ये दोनों ऐसे देश हैं जहां पर अपार संभावनाएं हैं। वहां के पूंजी का निवेश हमारे देश में हो, मध्य प्रदेश में हो, रोजगार के अवसर बढ़े, उद्योग व्यापार बढ़े, ये सबकी चाहत है। और इसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रुख किया हुआ है इन दोनों देशों में। लंदन का दौरा तो पूरा हो गया, जर्मनी में उनका दौरा चल रहा है। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रिज गोपाल जी की ओर चलते हैं। ब्रिज गोपाल जी, हमने सुना अभी मुख्यमंत्री जी को, वो कह रहे हैं कि ये चीजें जो कि पाइपलाइन में हैं, चर्चा में हैं, कागजों में है, वो जल्द से जल्द हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। और यही सब चाहते हैं कि भाई चर्चा होती है, पता नहीं चल पाता, उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, वो चीजें इस बार जल्दी होंगी। उसके लिए क्या प्लान है आप लोगों का? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपकी बात से आधी सहमति नहीं रखता। तो वो सहमति ना रखने के पीछे का भी कारण है कि आपने कहा कि क्यों जमीन पर नहीं आ पाती है। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर जमीन पर ना आ पाती तो 2003 में मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास माइनस में दर थी, -0.8% की मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास थी। आज जो देश में सर्वाधिक 26% है। तो ये सब जमीन पर उतरा है, इसलिए है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में एक समय था जब ना मध्य प्रदेश के पास सड़कें थी, ना बिजली थी और पानी की उपलब्धता भी सरकार के माध्यम से नहीं हो पा रही थी। उस समय हम बहुत बुरी तरह मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास में पिछड़े, परंतु लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस कदम को आगे बढ़ाया। मोहन यादव जी ने एक बड़ा अद्भुत प्रयोग किया है जो शायद मुझे लगता है कि जितना मैं जानता हूं कि देश में किसी ने नहीं किया है। इस सबसे पहले रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव उन्होंने की कि किस क्षेत्र में किस तरह के उद्योग या व्यापार आ सकते हैं, हम उनको प्रोत्साहित करें। उसके बाद
जो हमारे देश में जिन्हें हम इकोनॉमिक जोन कहते हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे कोयंबटूर हो और चाहे कलकत्ता हो, वहां जाकर उद्योगपतियों से, व्यवसायियों से 1 to 1 बात की और उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए वो लंदन पहुंचे और वहां हर तरह के उद्योगपतियों से 1 to 1 बात की कि चाहे आप हेल्थ के सेक्टर में आना चाहें और चाहे आप पर्यटन के क्षेत्र में आना चाहें, चाहे उत्पादन में आना चाहे, चाहे सेमीकंडक्टर जैसी जटिल प्रणाली के काम में भी अगर आना चाहते तो मध्य प्रदेश आपका स्वागत करता है। क्यों करता है वो 2-3 बातें समझना आवश्यक है। हम भारत के बिल्कुल मध्य में, दिल में रहते हैं, तो हमारी सारे राज्यों से कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में प्रकृति की, परमात्मा की असीम कृपा है कि हमारे पास बड़ी विविधता है भौगोलिक रूप से। और तीसरी बात, जो मध्य प्रदेश के कृषि उत्पाद हैं उनकी जो विविधता है वो पूरे विश्व में अपना जलवा आज भी बिखेर रही है, चाहे मध्य प्रदेश में का बासमती धान हो, चाहे गेहूं हो, और अब उसमें मसालों में भी उसको हम मसाला स्टेट बने हैं अपने शानदार धनिया के कारण। तो निश्चित है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का वातावरण इस समय डॉक्टर मोहन यादव की बनाने में सफल रहे, तो जो हमारे 2 लक्ष्य हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करना, हम 23,000 करोड़ से मध्य प्रदेश के बजट 23,000 करोड़ था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसे 3.5 लाख करोड़ तक लाने में सफल रहे हैं और इसे 7 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य। और उस लक्ष्य से क्या हासिल होगा कि जो प्रति व्यक्ति आय 2003 तक 11,000 रुपए थी, वो आज 1,41,000 रुपए है, उसको भी दोगुना करना है और उस प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से मध्य प्रदेश की सर्वहारा वर्ग का कल्याण होगा, उसका विकास होगा। इस अवधारणा के साथ हम काम कर रहे हैं और निश्चित हमने जितना काम किया है, हम ये तो दावा नहीं करते हैं कि जितना हमने सोचा था या जितना हमने प्रयत्न किया वो सारा कुछ हमें मिल चुका है, परंतु बहुत बड़े बड़े मुकाम मध्य प्रदेश ने हासिल किए हैं कि आज मध्य प्रदेश किस तरह टीसीएस और इन्फोसिस जैसी जो ग्लोबल लीडर कंपनियां हैं उनके लिए भी एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। ये मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की और डॉक्टर मोहन यादव जी की उपलब्धि। चलिए, और यही उपलब्धियों को हम अब देखना चाहते हैं विपक्ष के नजरिए से भी, और अंबिका जी हमारे साथ बने हुए हैं। अंबिका शर्मा जी, हम लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं कि निवेश के लिए जो प्रयास हैं पहले रीजनल स्तर पे हुए, फिर राष्ट्रीय स्तर पे हुए, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ग्लोबल मध्य प्रदेश बन रहा है। और उसके लिए प्रयास तो करने पड़ेंगे जो दिख रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, मिल रही है, उद्योग के लोग भी अपनी जो है संभावनाओं को तलाशते हुए अब मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। विपक्ष कैसे देखता है इन पूरे प्रयासों को? तिवारी जी, इस सरकार का जब उद्भव हुआ था आज से 22 साल पहले, और उस समय जो बच्चा पैदा हुआ था वो आज 22 साल का हो गया था, और जो उस समय 22 साल का होगा वो 44 साल का हो गया है, मानव निश्चित रूप से ओवर एज हो गया है। 22 साल से मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का नौजवान इंतजार कर रहा है और लगातार इन्वेस्टर समिट हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करते चले आ रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह जी हो, चाहे वो मोहन यादव। शिवराज सिंह जी ने भी कई बार इन्वेस्टर समिट की, कई उद्योगपतियों को आमंत्रित किया, जगह जगह उनको फर्स्ट क्लास उनका अवगत की गई, स्वागत किए गए, उनको आश्वासन दिया गया, मध्य प्रदेश में उद्योग की संभावनाओं के बारे में बताया गया। इतना सब होने के बावजूद भी, इतना अनुकूल मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास के लिए होने के बावजूद क्या वजह हो जाती है जिस वजह से हम उद्योगपतियों का दिल नहीं जीत पाते, और अभी तक के जितने भी सरकार के प्रयास रहे सब निरर्थक साबित हुए, सब के सब बेकार साबित हुए। जितने भी इन्वेस्टर समिट हुई उन इन्वेस्टर समिट के परिणाम निराशाजनक रहे। तो हम मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी का अभी जर्मनी और इंग्लैंड में जो अभी लंदन में जो हाल में ही दौरा कार्यक्रम बना है, और वहाँ के उद्योगपतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं या उसमें भाग लेकर आए हैं, केवल एक दौरे मात्र से
कोई बहुत बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम यहाँ पर आ लोया जी से जाएगा, जुड़िए। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। और क्योंकि इस वजह से नहीं आ रहा है कि जब आप देश के उद्योगपतियों को नहीं ले जा पाए तो विदेश के उद्योगपतियों को इतनी जल्दी कैसे ले जा पाओगे? वहां के लोग यहाँ पर, 1 मिनट हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। वहां के लोग निश्चित रूप से यहाँ की संभावनाओं को टटोलेंगे। यहाँ पर जो सुगम प्रक्रिया होगी उद्योग लगाने की, उस पर भी विचार करेंगे। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार, ब्रिज गोपाल जी को शायद आवाज नहीं आ रही है, वो दिक्कत ठीक कर लेते हैं जी। ठीक है, बोलिए। जी बोलिए, आप आ रही है जी। वो सब माने यहाँ पर जो सुगम प्रक्रिया होगी उद्योग लगाने के लिए, उस पर भी विचार करेंगे। जो भी अड़चने आएंगी उस पर भी विचार करेंगे। एकदम कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है एकमात्र बजट में कि वहां के उद्योगपति आए और आपके यहाँ हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर दें। सरकार को इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखना पड़ेगी, नियत साफ रखना पड़ेगी, सोच साफ रखना पड़ेगा। और हम तो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो छोटे मोटे उद्योग जो अस्तित्व में थे, जहां पर सैकड़ों लोग काम कर रहे थे, बेजा राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से वो उद्योग बंद हो गए हैं। इसलिए जो राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है उद्योगपतियों के यहाँ, उसको बंद किया जाना चाहिए और जो भ्रष्ट इनका आचरण है उसको, उस पर नियंत्रण इनको करना चाहिए। नहीं आ रही आवाज, ठीक है। चलिए अंबिका जी, और इसकी वजह क्या लगती है? आखिर कोई क्यों करना नहीं चाहेगा जब वो जाकर लोगों से मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बात हो रही है, तो इच्छा शक्ति की कहाँ कमी है कोई? ये तो अच्छी बात है कि सरकार ने पहले रीजनल स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबमिट किए। कारण क्या लगता है? कारण बताइए, ठोस कारण। उसकी वजह ये है कि जो प्रशासन और शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार है और जिस प्रकार से उन लोगों को स्वीकृतियां प्राप्त करना पड़ती हैं तमाम विभागों से, जिस प्रकार से पानी और बिजली की उपलब्धता के लिए उनको आवेदन देना पड़ता है, जमीन की उपलब्धता के लिए, उसमें तरह तरह के अड़ंगे लगाए जाते हैं। चलिए ये ठीक है, बिल्कुल सही आ गई ये बात। हम हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं लोकेश भारती जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। भारती जी, ये बात हर बार आती है कि भाई कुछ ना कुछ सरकारी जो लाल फीता शाही है उसमें उलझ के चीजें रह जाती। हो सकता है राजनीतिक रूप से पार्टियां जो एक नीति लेके चलती है उसे तो वो चाहेंगे कि सफल हो, कोई सरकार चाहेगी कि भाई निवेश ना आए, निवेश आए, उद्योग फैले, ये चाहते हैं। लेकिन जो अड़चने हैं वो थोड़ा जो है सिस्टम है हमारा, उसके कारण भी होती है। क्या लगता है ये जो शिकायतें हो रही है, कांग्रेस जो बात कह रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? सर, इसको मेरे हिसाब से हमें अड़चने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं, जहाँ पे समाजवाद और हम पूंजीवाद दोनों लेके चलते हैं। तो सरकारी हस्तक्षेप तो होगा ही, क्योंकि हम लोग दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक के पिएंगे। अंग्रेज भी इसी तरह से हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे और अब कब हमें गुलाम बना लिए हमें पता नहीं लगा। तो सरकार अगर हस्तक्षेप कर रही है तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का उसके अंदर कोई समस्या है। हाँ, समस्या यह है कि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वो उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सब और इसके अलावा मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या इस तरह के दौरे से जो फायदा है राज्यों को मिलता है। हमें इतिहास सिखाता है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए, लेकिन समस्या है कि हम कुछ सीखते नहीं है। जैसे 2009 की अगर मैं बात करूं तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम पर जो सीएम थे नरेंद्र मोदी जी, तो जापान और कोरिया की यात्रा किए और उस टाइम पर ऑटोमोबाइल सेक्टर और आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है गुजरात आया। ये 2009 की बात है। 2015 में अगर हम लोग देखें तो आनंदीबेन पटेल वहां पर सीएम थी, चाइना जापान की उन्होंने यात्रा की और इन्वेस्टमेंट जो है गुजरात में लेके आई। तो ये केवल दोनों गुजरात की बात होगी। 2017 में अगर हम लोग देखें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे देवेंद्र फडणवीस, तो वो जो है उन्होंने यात्रा की, वो फिनटेक और आईटी कंपनी जो मुख्य रूप से कार्यरत हैं आज मुंबई में और अन्य वहां पे जो जिले हैं उसमें, वहां पे इन्वेस्टमेंट आया। 2022 में हम लोग देखें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हमारे एमके स्टालिन, तो लगभग 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आए थे, समझौता हुआ था। तो इस प्रकार नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। और देखिए, इन्वेस्टर समिट हमें बार बार ही करना पड़ेगी। क्यों बार बार करना पड़ेगी? क्योंकि एक ही बार में आप जाएंगे और किसी को रुझान करके ले आएंगे, ये तो संभव नहीं रहा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट समिट्स होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जाके एक तरीके से एक पहल की और जो हम जनसंपर्क वाला जो इनका पेज है वहीं से मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं कि मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एग्रीकल्चर
जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें इन्वेस्टमेंट, और प्रोसेसिंग की उन्होंने बात की है कि अगर हम धनिया बना रहे तो धनिया को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाए। टोमेटो खराब हो जाते हैं लेकिन केचप बना लेंगे हम लोग तो क्या होगा, वो उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। हम लोग हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, वहां पर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आज भी अगर आप मेरी बात करें, मैं 10 साल से एजुकेशन में कार्यरत हूं, अगर हमें सबसे अच्छी एजुकेशन की बात करें तो लोग जर्मनी जाना चाहते हैं, तो क्यों ना जर्मनी को हम लोग यहां ले आए। देखिए कितनी अच्छी सोच है ये, है ना, कि हम जर्मनी के मॉडल को अपना लें एजुकेशन के फॉर्म में। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश का जो डेटा है, देखिए डेटा तो गलत नहीं कह सकता है ना। अगर 2015 से लेके 2023 तक की मैं बात करूं तो हमारा CAGR जो है, सिर्फ CAGR GSDP का, वो लगभग 12.49 है। आपके जनता को समझने के लिए मैं कहूं कि हर साल की जो ग्रोथ है वो दो डिजिट की ग्रोथ है। 12.5% ग्रोथ कोई मामूली ग्रोथ नहीं है। ये मतलब हम उन राज्यों में आते हैं जिनको हम पिछड़ा राज्य कहते हैं। अगर पिछड़े राज्यों की ग्रोथ 13% है, 12.5% है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और उसमें भी हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, NHDP की बात करें, तो वो भी 12-12.5% है। तो हमें एक फ्यूल की जरूरत है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे हिसाब से, जो मेरी समझ बनती है, उसकी कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो फ्यूल हम लोगों को मिलेगा तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, जो हम लोग जिस सपने से आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा मध्य प्रदेश जो एक विकसित प्रदेश बने बाकी राज्यों की तरह, वहां पर जल्दी होगा। बिल्कुल, और यही सबकी सोच भी है। और जो पहल हो रही है उसमें हो सकता है कुछ सुझाव हैं जिन्हें शामिल करने की जरूरत हो, लेकिन मूल रूप से सभी यही चाहते हैं कि एक बार का प्रयास ना होके कई बार के प्रयासों से लेकिन सफलता मध्य प्रदेश को मिलेगी। बृज गोपाल जी, आलोचनाओं को भी आपने सुना। कांग्रेस को तो लग रहा है कि भाई ये सारी चीजें केवल एक पहल के रूप में है और वो पहल शायद बाद में आगे ना बढ़े, आगे भी ये प्रोसेस चलता रहे, केवल एक बार बातचीत करने से चीजें खत्म ना हो। इसके लिए आप क्या विश्वास दिलाएंगे अंबिका जी को? नहीं, देखिए, मैं एक बात आपको बड़ी विनम्रता से आग्रह करूं, विश्वास हमारी श्रद्धा से जन्म ले। जिन लोगों की मध्य प्रदेश में श्रद्धा, मध्य प्रदेश के विकास में श्रद्धा नहीं है, जिनका हर काम मध्य प्रदेश को बदनाम करना है, उनमें विश्वास जागृत होने की क्षमता जरूरत नहीं है। विश्वास हमें युवाओं में जागृत करना है कि मध्य प्रदेश की सरकार, देश की सरकार उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। इस प्रदेश के किसानों को विश्वास देना है कि जो उत्पाद आप पैदा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, जो विश्व में सर्वाधिक तेज रफ्तार है, 23% की विकास दर है विश्व में सर्वाधिक, तो ये जो हमारा किसान है उसको ये विश्वास दिलाना कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपको प्रतिस्पर्धा में सरकार खड़े रखेगी, ये विश्वास दिलाना है। और उद्योगों को यह विश्वास दिलाना है कि आपको बिजली की, सड़क की, कनेक्टिविटी की, पानी की, इस तरह की कोई कमी नहीं होगी। एक बात और कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्य प्रणाली में एक भिन्नता है जो चर्चा है, और मुझे लगता है आज इस विषय पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। हम साल दर साल का डेटा बता रहे हैं कि हमने क्या किया, उसमें कितना आगे चले, कितना पीछे छूट गया, और हमें क्या करना हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश में 57.5 साल राज किया है। उनमें वो बताए ना कि दिग्विजय सिंह के 10 साल हमने यहां से शुरू किया था, यहां समाप्त किया था। ये भी बताएं कि अर्जुन सिंह के काल में हमने यहां से शुरू किया था, यहां रुक गए थे। ये भी बताएं कि मोतीलाल वोरा जी के काल में हम यहां थे और यहां तक पहुंचे थे। एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हम कुछ करेंगे नहीं और दूसरा जो करेगा वो बुरा है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में असीम विकास की संभावनाएं थी जो 57 वर्षों में रुकी रही, परंतु उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो गति दी है वो गति रुकेगी नहीं, और उसके पीछे पर्याप्त कारण है। मैंने आपसे कहा था कि आज सबसे बड़ी उद्योगों को आवश्यकता है लैंड की, तो मध्य प्रदेश की सरकार के पास देश का सबसे बड़ा लैंड बैंक है। उस लैंड बैंक के माध्यम से हम उद्योगों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात और कहता हूं, जो लोग कहते हैं कि इसमें थोड़ी समस्या आ रही है, मैं भी मानता हूं कि ये समस्या आ रही है, मगर ये समस्या नहीं आई तब क्या हुआ। मध्य प्रदेश में 1993 से लेकर 2003 तक दिग्विजय सिंह जी के काल में 6300 लोगों को भूमि आवंटित तो हो गई, उसमें से 1900 केवल उद्योग लगे और लोगों ने आज अपनी भूमि बेच रहे। मेरा जिला है रायसेन, उसका बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है मंडीदीप, वहां चलकर आप मेरे साथ, मैं प्रत्यक्ष दिखा दूंगा कि किस तरह जमीनों की बंदरबांट, किस तरह सरकारी योजनाओं का लाभ और सब्सिडी षड्यंत्र के चलते
केवल कागज में उद्योग स्थापित हुआ, वो जमीन पर कभी प्रारंभ नहीं हुआ। तो मेरा आग्रह यह है कि अब सरकार ये चाहती है कि हम अब सीधा कोई किसी को लाभ नहीं देना चाहते। नहीं, आप उत्पादन करिए, उसको मध्य प्रदेश के बाहर भेजिए, उसको देश के बाहर निर्यात करिए, और सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, सरकार आपको पग पग उसका समर्थन करेगी। तो ये जो सरकार का विचार है, डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं फिर से कहता हूं। ठीक है, चलिए ले लेते हैं, आऊंगा आपका बिलाल जी, आखिरी में आपके लूंगा टिप्पणी। लेकिन अंबिका जी, ये कॉन्सेप्ट तो बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि भाई जो उत्पादक है वो सीधा बेचे, सरकार आपके साथ खड़ी है। और भाई आखिर प्रयास तो सरकार कर रही है ना, प्रयास करने में कहाँ कमी रह रही है, आप उसकी भी आलोचना कर दे रहे हैं अंबिका जी। तिवारी जी, प्रयास सरकार कर रही है और प्रयास सरकार को करना ही चाहिए। ये लोग जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते, ये सरकार में है। लेकिन पिछले 22 साल से सारे के सारे प्रयास परिणाम नहीं दिखा पाए। और जो एक बेरोजगारी की समस्या सुरसा की तरह मुंह बाय खड़ी है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रयास तो पहली बार दिख रहा है, इसके पहले भी हुआ है क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रयास? सुनिए, जिस प्रकार से नौजवान हताश और निराश और ये नाकारा सरकार नौजवानों को चिंता नहीं कर रही, जवाब दीजिए। मेरा केवल इतना निवेदन है, मैं केवल इतना चाहता हूं कि अब जी इसमें होना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना बता रहे हैं। हाँ ब्रिज गोपाल जी, ये भी सवाल है, रोजगार मिलना चाहिए जी। कांग्रेस पार्टी की शुभकामनाएं हैं, समय कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा है वो सफल हो और विदेश से जो भी उद्योगपति आए वो निश्चित रूप से इन्वेस्ट करें, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन एक मात्र यात्रा से ये सब कुछ होने वाला नहीं है। जवाब दे रहे हैं बिजलाल जी, आखिरी राउंड है, जल्दी बोल दीजिए। चलिए बोलिए जी, बोलिए। जरा सा डेटा सुन लीजिए। आप अभी उम्र बता रहे थे कि 20 साल वाला जो 0 का था वो 22 का हो गया, जो 20 का था वो 43 का हो गया। काम नहीं चलने वाला नहीं है। आप तो ये बताइए कितने लोगों को रोजगार दे पाए, कितने उद्योग आप खोल पाए, कितनी समिट आपने की और उससे परिणाम क्या निकले? आप चलिए, सारी की सारी योजनाएं, सारे के सारे प्रयास धरातल को नहीं दिखाई देते, ये समस्या है और कुछ नहीं है समस्या। चलिए, ये चर्चा तो चलती रहेगी और ग्लोबल मध्य प्रदेश हो हमारा, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और सेवकों की, और एक मिनट, ठीक है, जल्दी बोल, जरा सी बात कि शासकीय, अभी उम्रों का डेटा बता रहे थे, शासकीय सेवकों की औसत उम्र 40 वर्ष थी। तो मतलब उसका यह हुआ कि कांग्रेस के समय में जो भी नियुक्त हुए थे वो शासकीय कर्मचारी अब नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं। आज जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से 99% लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नहीं तो मतलब आपने तो पर्चियों पर नियुक्ति की अर्जुन सिंह के काल में, और कर्मी कल्चर लागू किया दिग्विजय सिंह के काल में। कर्मचारियों को राजनीति में ना घसीटें, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, ये चर्चा होती रहेगी, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि निवेश के क्षेत्र में जो प्रयास हो रहे हैं वो कितने धरातल पर उतरेंगे, उसको लेकर क्या कांग्रेस भाजपा का कहना है, राजनीतिक विश्लेषण भी हमने समझने की कोशिश की। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। हमारे साथ ब्रिज गोपाल जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अंबिका शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और लोकेश भारती जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।